कालीबंगा सभ्यता किस जिले से मिली थी? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर का उद्गम कहाँ से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अच्छा, कालीबंगा कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी थी? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा जाता है? तीसरी। कहने वाला कौन है? पंडित डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन से ग्रंथ में कहा था? राजस्थान थॉट ऑफ द एज, राजस्थान थॉट ऑफ द एज। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है? हड़प्पा। दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। इन दोनों को पिंगर महोदय ने क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। अच्छा, आगे हमने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी किसने दी थी? एलपी टेफिटोरी ने। एलपी टेफिटोरी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। राजस्थान में किस रियासत के राजा ने संरक्षण दिया? बीकानेर के गंगा सिंह ने, बीकानेर के गंगा सिंह ने। कालीबंगा की खोज कब हुई? 1952 में। किसने की? अमलानंद घोष ने। खुदाई कब हुई? 1961 से 1969 तक। किसने की? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कालीबंगा से सभ्यता से प्राप्त अवशेष। थोड़ा सौ रह गया है, इसको लिख लें एक बार और। देखो बेटा, कालीबंगा से पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। विश्व में प्रथम बार शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत कालीबंगा से मिलते हैं। ओवर लैपिंग अक्षर के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। 1985 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने कालीबंगा स्थान पर
कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की है? कालीबंगा से अंडाकार कब्रें प्राप्त होती हैं जिनको चिरायु कब्र कहा गया है। हो गया? ठीक बेटा, कल हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। ठीक है, तो अवशेषों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कालीबंगा से विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत मिला है। यह खेत प्राग हड़प्पा स्तर का है और इस खेत में एक साथ 2 फसल उगाने की जानकारी मिलती है। 2 फसल कौन कौन सी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। आगे पढ़ा हमने कालीबंगा से हल्की हरैया। हल जानते हो ना, लकड़ी का बना होता है, जो हमारे गांवों में पिताजी खेत जोता करते थे ना, तो हल्की हरैया एवं धौरे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा से हमें 2 टीले मिले। कितने टीले मिले? 2। एक तो पूर्वी दिशा में था, एक कहाँ था? पश्चिमी दिशा में था। जो पूरब में जो टीला था उसको नाम दिया हमने क्या? नगर टीला। जो पश्चिम में था वो क्या नाम दिया? ध्रुव टीला। दोनों टीले के चारों तरफ क्या बना हुआ था? एक परकोटा बना हुआ था। परकोटा को क्या बोलते हैं? रक्षा प्राचीर। क्या बोलते हैं? रक्षा प्राचीर। जैसे अब मैंने कल कहा था ना, कोई भी महल या दुर्ग देखने जाओगे आप, तो दुर्ग के चारों तरफ परकोटा होता है ना, कि कोई विदेशी मतलब कोई भी बाहर का आदमी अंदर एंट्री नहीं कर पाए। एंट्री करने के लिए केवल गेट ही होते थे बेटा। इन गेटों को हम क्या करते थे? शाम के समय बंद कर देते थे, है ना। तो बाहर का आदमी बाहर रह गया, अंदर वाला अंदर रह गया। अब हमने कहा कि जो पूर्वी टीला था वह, उसमें जनसाधारण लोग यानी गरीब वर्ग निवास करता था, और दुर्ग टीले में अमीर वर्ग। कौन? अमीर वर्ग। मैंने कहा कालीबंगा सभ्यता से समकोण पर काटने वाली सड़कें मिली हैं। समकोण पर काटने वाली। अब तुम देख सकते हो कि जयपुर में आप किसी भी सड़क से निकल जाओ, किसी गली में घुस जाओ, वो गली मुख्य सड़क से जुड़ जाती है। ऐसी सड़कें कहाँ थी बेटा? आपके कालीबंगा में। कहाँ थी? कालीबंगा में। अब आगे कहा कि कालीबंगा में मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। कैसे हुआ है? कच्ची ईंटों से। अतः कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। क्यों? घर कैसे हैं आपके? कच्चे हैं। कच्चे घर हैं तो गरीबों की बस्ती बोल दिया। भवन निर्माण कितने खंडों में हुआ है? 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में। और मकानों के निर्माण में अपनाई गई पद्धति कौन सी है? ऑक्सफोर्ड पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति या वर्ग जालक पद्धति या ग्रेड पैटर्न पर आधारित पद्धति। ये हो गया था। अब हमने कहा कि कालीबंगा से हमको
अलंकृत ईंटों के फर्श मिले हैं। घर का आंगन कैसा है? अलंकृत ईंटों का है। लगभग प्रत्येक घर में पानी के क्या मिले हैं? कुएं मिले। जल निकासी के लिए विश्व में प्रथम बार लकड़ियों की नालियों के अवशेष। क्वेश्चन आ जाए कि लकड़ी की नालियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिलते हैं मैडम? कालीबंगा। अब हमने आगे कहा कि विश्व में प्रथम बार भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा। क्यों? जो कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे, अधिकतर मकानों में क्या मिली है बेटा? दरारें मिली हैं। क्या मिली बेटा? दरारें। अगर एक दो मकानों में दरारें होती तो हम कह सकते थे कि नींव कमजोर होगी, इस कारण क्या आ गई बेटा? दरारें आ गई हैं। अधिकतर मकानों में क्या मिली हैं? दरारें मिली हैं। तो आपने क्या कहा कि सर ये तो भूकंप का प्रमाण है। किसका है? तो एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था M.R. फहानी। कौन था बेटा? M.R. फहानी। इसने कहा है कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है। किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है। अब हमने कहा कि कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मोहरें मिली। कैसी मोहरें मिली बेटा? बेलनाकार। ऐसी मोहरें जिनका आकार कैसा हो? बेलन के समान हो, वो क्या कहलाती हैं? बेलनाकार मोहरें कहलाती हैं। और ऐसी ही मोहरें विश्व के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में कहाँ से मिली हैं? मेसोपोटामिया से मिली। कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया से। तो हमने कहा कि कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों में आपस में क्या था? व्यापारिक संबंध था। क्या था? व्यापारिक संबंध था। अब हमने आगे कहा कि कालीबंगा से हमको हवन कुंड, अग्नि कुंड या तंदूर कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड कह लो, अग्नि कुंड कह लो, या फिर क्या होगा? वो तंदूर कुंड होगा। ये कहाँ से मिला आपको? कालीबंगा से। अब हमने कहा कि हवन कुंड की या अग्नि कुंड के पास हमें कुछ पशुओं की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं। क्या मिली हैं? पशुओं की हड्डियां मिली हैं। तो पशुओं की हड्डियों को देखकर हमने कहा पशु बलि के प्रमाण, कि यज्ञ करने से पहले शायद पशु बलि देते होंगे। तो पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिल गए आपको? कालीबंगा से। मोटा मोटा क्वेश्चन हो जाए कि राजस्थान में पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। अब हमने कहा विश्व में प्रथम बार शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए। कैसे मिले बेटा? जैसे कालीबंगा से एक क्या मिली है? खोपड़ी मिली। क्या मिली? खोपड़ी। खोपड़ी जानते हो क्या? जानते हो? हाँ राहुल, जाना खोपड़ी? क्या नाम तेरा? पृथ्वी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नाम भी शानदार है, दम तो है नाम में। दम है तेरा? कालूराम, संजय। तो लक्ष्मी नारायण ये जानता है? तो इसको जानता है? नहीं जानता? हाँ, तो ये क्या है? अब इस खोपड़ी में बेटा कितने छेद हैं? लगभग 6 छेद मिले। कितने मिले? एक खोपड़ी है बेटा, उस खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। अब तुम्हें दे दूं मैं एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद और कहूं बताओ ये क्या है, तो क्या कहेगा तू? तू कहेगा गुरुजी बालक का एक्सीडेंट हो गया होगा, खोपड़ी फट गई होगी। बाद में खोपड़ी में क्या लगाए होंगे? टांके। क्या लगाए हैं? तो टांकों के निशान तो रहते ही हैं ना। तो कुल मिला के बेटा महेंद्र ऑपरेशन किया होगा। क्या किया होगा? ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हो? शल्य चिकित्सा। क्या बोलते हो? तो संपूर्ण विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। कहां से मिले? कालीबंगा से। ध्यान रखना है ना। अब ये पूछे कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। और शल्य चिकित्सा को आधार बनाकर प्लास्टिक सर्जरी का जनक, प्लास्टिक सर्जरी का जनक कौन था? सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। ध्यान रखियो, शल्य चिकित्सा का जनक यानी ऑपरेशन पद्धति का जनक कौन है? धन्वंतरी। और आपने देखा हो लोग अपने मुंह पर, अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। देखा होगा ना लोगों को, बड़े बड़े लोग तो करवाते हैं। अब मैं कहूं महेंद्र तू करवा ले, तू करवा लेगा क्या? तो गुरुजी तुम करवा लो। तो गुरुजी की बस की है क्या करवाने की? नहीं है। क्यों?
अमीरों के चोचले हैं। किसके? अमीरों के। अब इस शल्य चिकित्सा को आधार बनाकर फुफरुत ने प्लास्टिक सर्जरी का क्या किया? आविष्कार किया। क्वेश्चन यहाँ 3 हो गए बेटा। ये पूछे कि संपूर्ण विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा। अच्छा, दूसरी बात पूछे शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी के ग्रंथ का नाम क्या है? नवनीत क्रम। बेटे याद रखियो, धन्वंतरी के ग्रंथ का नाम क्या है? नवनीत क्रम। लगातार बोल रहा हूं, एग्जाम में एज इट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कॉमा भी चेंज नहीं करता वो, जैसे लैंग्वेज लिखता हूं ना उसी लैंग्वेज में मिल जाता है क्वेश्चन। तो शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी ग्रंथ का नाम क्या है? नवनीत क्रम। क्या बेटा? नवनीत क्रम। अच्छा, शल्य चिकित्सा को आधार बनाकर प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया? फुफरुत ने। किसने किया? फुफरुत ने। और फुफरुत के ग्रंथ का नाम क्या है बेटा? फुफरुत संहिता। क्या नाम है? फुफरुत संहिता। करोगे याद? क्वेश्चन हो गया कि संपूर्ण विश्व में प्लास्टिक सर्जरी का जनक कौन है? फुफरुत। ग्रंथ कौन सा है? फुफरुत संहिता। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? धन्वंतरी। ग्रंथ कौन सा लिखा? नवनीत क्रम। कौन सा लिखा? नवनीत क्रम। अब क्वेश्चन आ गया। अब क्या क्वेश्चन आ गया कि संपूर्ण विश्व में शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। यहां तक क्लियर हुआ? 2 लाइन हो गई ना। आगे चलूं? अब देखो बेटा, मैं लिखा है कि पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, ये हम कहते हैं। तो पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत कहां से मिले? कालीबंगा से। अब ये हमारा धर्म कैसे कहता है? तो आपने देखा होगा, जैसे ये हमारे गांवों में चलता है बेटा, शायद तुम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लड़के तो प्राय जानते हैं चीज़ों को। जो मैं कहने जा रहा हूं ना उसको ध्यानपूर्वक सुनना एक बार, है ना। आप देखते हो जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद हम उसका दाह संस्कार करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं ना। दाह संस्कार करने के बाद ये मान लो घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद अपने घर आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? शाम को एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। उस बर्तन में अगर हम उनके घर में जो कुछ है, मिट्टी है, चावल है, आटा है, उसमें रख देते हैं। बंद कमरे में रख दिया वो, और उसके मतलब उस परात के ऊपर एक ढकोर देते हैं। बंद कर दिया वो, अब सारी रात बंद रहेगा। अगले दिन हम सुबह होगी, खोलेंगे, उसको देखेंगे तो देखते हैं उस पर किसी ना किसी व्यक्ति के, जानवर के, किसी के भी क्या बन जाते हैं? पद चिन्ह बन जाते हैं। तो पद चिन्हों को देखकर अपन क्या बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने फिर तोते के पद चिन्ह बने तो तोते का जन्म ले लिया, मानव के बने तो किसका ले लिया? मानव का। तो क्या हो गया? ये पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म। तो क्वेश्चन क्या होगा? अब पुनर्जन्म आप करते हो तो हम दाफन करते हैं, कपाल छेदन भी करते हैं, सिर फोड़ते हो ना, सारा काम यही तो है, इसलिए तो हो रहा है ये काम। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा। कहां से मिल गए? कालीबंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है ये, पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत। अच्छा, अब तुम लोग सभी करते होंगे, याद है आप 9th क्लास में पढ़ते थे? 9th क्लास याद है आपको? नहीं है याद? 10th याद है? नहीं है याद? नहीं पढ़े 10th में कभी? कालूराम तू तो नहीं पढ़ा था यार। 11 तो पढ़ा था क्या? तुम क्या करते थे? मास्टर जी पढ़ाते रहते, तुम्हारा मन नहीं लगता था, तुम क्या करते थे? अपना नाम लिखते थे, अपना ही नाम, अपना नाम लिख दिया। इस नाम के ऊपर क्या लिखते थे? अक्षर के ऊपर अक्षर लिखते थे। तो अक्षर के ऊपर अक्षर लिखने को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग अक्षर के प्रमाण। ओवरलैपिंग बोले तो अक्षर के ऊपर अक्षर लिखना। तो अक्षर के ऊपर अक्षर हमें कहां से मिले? कालीबंगा से, जिसे क्या बोला गया? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं आपको? कालीबंगा सभ्यता से। हुआ क्लियर? आगे आओ। सन 1985 में, कब? 85 में, सन 1985 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने, तो मैंने आपको भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में बताया है बैराट सभ्यता में
कि 1861 में स्थापना हुई है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या की इसकी स्थापना की थी, बताया था मैंने। तो 1985 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने कालीबंगा स्थान पर कालीबंगा संग्रहालय की क्या की है, स्थापना की है। तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कब की गई, 1985 में। किसके द्वारा की गई, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। कालीबंगा से अंडाकार क्या मिली हैं, कब्रें मिली हैं। अंडा होता है ना, कुछ कब्रें कैसी हैं, अंडा के समान है। तो अंडाकार कब्रें हो गई, आकार कैसा है, अंडा के समान। इन अंडाकार कब्रों को क्या नाम दिया गया, चिरायु कब्र दिया गया नाम। क्या नाम दिया गया, चिरायु कब्र। एक लाइन और लिखो, लिखो कालीबंगा सभ्यता से कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता से वास्तविक चिन्ह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वास्तविक चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया जाता था। कालीबंगा से कांसे का दर्पण तथा हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है। पकड़ दे, ठीक बेटा। ये तुम्हारी कालीबंगा सभ्यता पूरी हुई। हाँ, क्या अपनी विचार है कैसे, जस्ट पी के आइए बंदर तू। लिखो बेटा एक बार। हाँ, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, दिल्ली में बीकानेर, ठीक है बेटा। देख, अब हमारे घरों में भी हम स्वास्थ्य चिन्ह बनाते हैं बेटा। क्या बोलते हो गांवों में स्वास्थ्य चिन्ह को, फातियो। बोले नहीं बोले, तुम्हारे काम का चीज है लड़का हो ये तो, तुम बनाते हो क्या फातियो। कालूराम तू नहीं बनाता, लक्ष्मी नारायण, हाँ संजय, जीतू, तो कौन बनाता है, तुम नहीं बनाते हैं, बनाने वाले कौन, अपने घर की माता बहने। जीतू तू तो नहीं बनाता है, बनाता है, बना लेकर। तो अब स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, तो स्वास्थ्य चिन्ह अपने यहां भी मिले। तो स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग यहां के लोगों ने वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया था। आज भी हम स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए ही करते हैं। दर्पण जानते हो, दर्पण, दर्पण बोले तो शीशा। अब हमारे शीशे तो ये मान लो प्लास्टिक के भी रहे में,
शीशे के उधर के आप लकड़ी भी हो सके, लेकिन इनका शीशा किसका था? कांसे का। किसका था? और जो कंगा था वो किसका था? हाथी दांत का। तो कालीबंगा सभ्यता से कांसे का दर्पण और हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है। कहां से? कालीबंगा से। अब ये कुल मिला के आपकी क्या थी? कालीबंगा सभ्यता। अब तीसरी सभ्यता प्रारंभ बेटा आ जाएगी, लिखो नंबर 3 डाल के। दो हो गई ना, बैराट हो गई और कालीबंगा हो गई। यूट्यूब पे देख लेंगे, दोनों पड़ी हुई है ना। सत्यार्थ के नाम से कर दियो भाई, जैसे ही आएगा दिख जाएगा तुम्हें तुरंत ही। बैराट नहीं है, चलवा देता हूँ आज, है ना। बनाई नहीं थी क्या वो? तूने याद नहीं दिलाया होगा मुझे। तीसरी सभ्यता बेटा, है ना। और ध्यान पूर्वक पढ़ना, क्योंकि शुरुआत में ही होता है सभ्यताओं में जो होता है, जो वही कहानी चलेगी जो अब तक सभ्यताओं में चलती आई है। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। वर्तमान जिला कौन सा बेटा? किस जिले में मिली थी ये? हैं? उदयपुर में। उदयपुर नगर का संस्थापक कौन है बेटा? उदयपुर नगर को किसने बसाया था? है बेटा? महाराणा उदय सिंह ने। कब बसाया था? 1559 में। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे मिली? आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम कहां से है बेटा? गोकुंदा की पहाड़ियां। गोकुंदा की पहाड़ियां। और बेटा गोकुंदा की पहाड़ियां कहाँ हैं? उदयपुर में। कहाँ है बेटा? उदयपुर में। सीधा सीधा पूछे गोकुंदा की पहाड़ियां कहाँ हैं? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। आहड़ नगर का संस्थापक कौन है बेटा? मेवाड़ क्या शासक? अल्लट। अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की
राजधानी बनाया बनाया तथा आहड़ में राम मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ के प्राचीन नाम। आहड़ के प्राचीन नाम क्या हैं? अघाटपुर की सभ्यता। अघाटपुर की सभ्यता। दूसरा नाम क्या है? अघाट दुर्ग की सभ्यता। दुर्ग की सभ्यता। तीसरा नाम क्या है? ताम्रवती सभ्यता। अघाट दुर्ग की सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता और अघाटपुर की सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उपनाम। सभ्यता के उपनाम। नंबर 1, आयड़ नदी की सभ्यता या पेड़च नदी की सभ्यता या बनास नदी की सभ्यता। नदी की सभ्यता। बेटा ये नाम किसने दिया था? है बेटा HD कांकलिया ने। दूसरा नाम मृतकों के टीले की सभ्यता। बेटा ये नाम किसने दिया था? HD कांकलिया ने। क्यों दिया था? क्योंकि आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ी थी। उजड़ी व 8 बार ही ये बसी थी। तीसरा नाम क्या बेटा इसका? धूलकोट की सभ्यता। धूलकोट की सभ्यता। ये नाम किसने दिया बेटा? RC अग्रवाल ने। ये लो। हाँ कालूराम लिख बेटा फटाफट लिख और समझने पे ध्यान दियो। हाँ जी तू कहाँ गायब था 2-3 दिन है? अब मैं बोलूँ बेटा? हाँ महेंद्र। लिख लिया क्या? दिखाई दे रहा है?
अब सुनो सुनो, सुनते जाओ बेटा, अब समझो बातों को। सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। अब तक हमने 2 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना करो। ये मत सोचना कि हमारी निकल चुकी है, ये सोचो आज से कि हमारा आज पहली सभ्यता कौन सी? आहड़। 2 क्या थी? वो गई, बाद में पुनः आएंगी। ठीक है, जिसमें जैसे अगले बैच में बैठो तो उसमें पढ़ लेना है। ठीक है, संडे को बुला के करा दूंगा, है ना। तो हमारी जो आज की सभ्यता कौन सी है? आहड़। क्या है? आहड़। तो आहड़ सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी क्या है? ये एक प्रकार से सामान्य जानकारी है। अभी खोज होगी, फिर खुदाई होगी, फिर क्या मिलेंगे? अवशेष मिलेंगे, वो एक अलग बात हो गई। ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई जहां से प्राय क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी यहीं से निकलता है। जैसे हमने कालीबंगा बताया था, तो कालीबंगा में भी पहले सामान्य जानकारी बताई, क्योंकि सामान्य जानकारी से क्वेश्चन आएगा। बैराट में भी सामान्य जानकारी पढ़ी थी। तो ऐसे क्या ये आहड़ है? तो आहड़ सभ्यता हमें किस जिले से मिली है? उदयपुर। किस जिले से मिली है? उदयपुर। तो ध्यान रखा, आहड़ सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा है? उदयपुर। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आहड़ सभ्यता हमें राजस्थान के कौन से जिले से मिलती है? उदयपुर। अब मैंने हाथों हाथ लिख दिया कि उदयपुर नगर का संस्थापक, कि उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जो जिला है, उस उदयपुर नगर को किसने बसाया था? उदयपुर नगर को किसने बसाया था? तो हमने कहा मेवाड़ के राजाएं, मेवाड़ के राजाएं महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। मेवाड़ के तो राजाएं और महाराणा प्रताप के पिताजी हैं और महाराणा सांगा के पुत्र हैं। इसके महाराणा सांगा के पुत्र हैं। नाम क्या है? उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। उदय सिंह ने 1559 में, कब बेटा? 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना की। इस उदयपुर में हमें कौन सी सभ्यता मिल गई? आहड़ सभ्यता मिली। हुआ क्लियर? अब प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे मिलती है। तो यहां नदी कौन सी है? आयड़ नदी। कौन सी है? आयड़ नदी। तो याद रखो, आहड़ सभ्यता वर्तमान नदी कौन सी है? आयड़ नदी। आयड़ नदी। और आयड़ नदी का उद्गम कहां से है? गोकुंदा की पहाड़ियों से। कहां से? गोकुंदा की पहाड़ियां। और गोकुंदा की पहाड़ियां कहां है बेटा? उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। तो गोकुंदा की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर में। अब मैं बोलूं, गोकुंदा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। नदी कौन सी है? आयड़। अब देखो, गोकुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। कौन सी? आयड़ नदी। और उदयपुर में एक झील बनी हुई है, उदय सागर झील। कौन सा? उदय सागर झील। उदयपुर में एक झील बनी हुई है, उदय सागर झील। उस उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। बात समझना मेरी एक बार, है ना, बहुत मतलब लॉजिक वाली बात बताऊंगा मैं आपको। गोकुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकली, नाम क्या है? आयड़। तो आयड़ नदी ने अपना पानी कहां गिराया? उदय सागर झील में गिराया। कहां गिराया? उदय सागर झील में। अब इसका पानी इसमें आ गया है, आ गया पानी। अब पानी आ गया तो पानी बाहर भी तो जाएगा। जैसे ही उदय सागर झील से पानी बाहर निकलता है, आयड़ नदी का नाम चेंज हो जाता है। यहां तक क्या नाम है? जैसे ही पानी बाहर गया तो नाम क्या हो गया? बेड़च। क्या हो गया? तो मैंने कहा है आयड़ नदी की सभ्यता या बेड़च नदी की सभ्यता। अब बेड़च नदी यहां से आगे चली और बेड़च नदी आगे चल के बनास नदी में मिल जाती है। किसमें? बनास में। किसमें मिल जाती है? तो क्या नाम दे दिया मैंने? बनास नदी की सभ्यता। आयड़ नदी का पानी कहां पहुंच गया? बनास में। तो किसकी सहायक हो गई ये? बनास की। अब बनास यहां से आगे चलेगी तो हमारे सवाई माधवपुर में स्थान है रामेश्वरम। कौन सा है? सवाई माधवपुर में मीना जनजाति का कुंभ। यहां बनास किसमें मिल जाती है बेटा? चंबल में। तो आयड़ नदी का पानी कहां पहुंच गया? चंबल में। अब चंबल यहां से आगे जाएगी तो मुरादगंज यूपी है।
मुरादगंज कहाँ है? यूपी में आता है। यहाँ चंबल किसमें मिल गई? यमुना में। किसमें मिल गई? तो आयड का पानी कहाँ पहुंच गया? अब यमुना यहां से चली तो प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है? गंगा में। किसमें? तो आयड का पानी कहाँ पहुंच गया? अब गंगा यहां से चलेगी और गंगा अपना पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? तो आयड नदी का पानी कहाँ पहुंचा है? अब आयड नदी का पानी कहाँ पहुंच गया? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी कौन सी हो गई? आयड नदी। ऐसे दिमाग को खोला करो। फार्क, वो फार्क मछली होती है ना, बिल्कुल बुद्धिमान रखो। और नहीं बेटा, खेल खत्म। ये पूरा खेल ही समझ का है। पूरा खेल जो समझ गया वो पास है, जो नहीं समझा वो टक्का। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। समझो चीजों को। बिल्कुल सिस्टम है। मैथ होती है ना, मैथ की बात ही चलते आज जी के। कड़ी से कड़ी जोड़ी हुई है। प्रत्येक लाइन का इस लाइन से बहुत ज्यादा महत्व है। प्रत्येक लाइन अपनी अगली लाइन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल मैथ की बात ही। A+B पूरा खेल ही समझ को है। समझे करो चीजों को। जो समझ जाएगा वो एक बार में हो जाएगा पास है, और नहीं समझा वो चलेगा, आएगा जाएगा। वो गाना ना कौन सा, आना जाना रह जाएगा, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा और जाना कहां। क्यों कालूराम? यही है कि समझे को नहीं समझे? ये समझा करो, खोला करो दिमाग को, है ना। अब आगे कहा मैंने कि आहड़ सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। ताम्र पाषाणिक क्या होती है? मतलब आहड़ से हमको एक तो तांबे के औजार मिलेंगे। किसके? तांबे के। और पाषाणिक यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, और पत्थर से बने भी क्या मिलेंगे? औजार मिलेंगे। तो तांबे से बने भी औजार मिले और पत्थर के औजार मिले। तो तांबे और पत्थर दोनों के औजार मिल गए। तो यहाँ के मानव ने तांबे का भी प्रयोग किया है और पत्थर का भी किया है, इसलिए क्या बोल दिया? ताम्र पाषाणिक। क्या बोल दिया? जैसे बैराट सभ्यता थी, लोहो युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा थी कौन सी? कांस्य युगीन। जबकि आहट कैसी है? ताम्र पाषाणिक। कैसी है? कि यहाँ के मानव ने तांबे के साथ साथ पत्थर के बने औजारों का भी प्रयोग किया है। अतः आहड़ सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। अब जो आहड़ सभ्यता है, स्थान कौन सा? आहड़ है, जो कहाँ है? उदयपुर में। इस आहड़ को किसने बसाया था? आहड़ को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आहड़ नगर का संस्थापक कौन है? मेवाड़ का शासक अल्लट। समझो, आहड़ नगर की स्थापना किसने की है? मेवाड़ के राजा अल्लट ने की है। इस अल्लट ने क्या किया? इस आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था। कौन सी? दूसरी। क्योंकि मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा। नागदा भी कहाँ है? उदयपुर में। एक नागदा कहीं और भी है MP साइड में। एक नागदा का है हमारे राजस्थान में ही है। नागदा उदयपुर में, मेवाड़ की पहली राजधानी। मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। किसने बनाया? अल्लट ने। और इसने क्या किया? यहां पर आहड़ में हमारे राजस्थान के सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रह्म मंदिर का निर्माण। ब्रह्मा कौन है बेटा? भगवान विष्णु का अवतार है। ये किसका है? भगवान विष्णु का अवतार। तो क्वेश्चन सुनो बेटा, राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर कहाँ है? आहड़ में। निर्माता कौन है? अल्लट। अब राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है बेटा? पुष्कर में। निर्माता कौन है? अर्णवराज चौहान। कौन है बेटा? अर्णवराज चौहान। ध्यान रखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर कहाँ है? आहड़ में। कहाँ है? आहड़ में। निर्माता कौन है बेटा? अल्लट। कौन है? अल्लट। अब मैंने कहा राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर कहाँ है? पुष्कर में।
कोठे गोरे की सभ्यता, ये नाम किसने दिया? स्थानीय लोगों ने। एक बार यह समझ लो पहले, है ना, दो नामों को और समझो पहले। बेटा सुनो, जब आहट सभ्यता की खुदाई हुई, क्या हुई? खुदाई हुई। चलो इसको भी छोड़ो एक बार, खुदाई को छोड़ो, छोड़ो एक बार। नाना के घर गया कभी? अपने नाना के घर गया है? कब गया था? 10 साल पहले। अच्छा, दिन दिन बाल्यकाल में गया था? बचपन में गया था? क्यों? क्यों याद नहीं है यार? बचपन बोले तो 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 20 साल का। अब कितने साल का हो गया?